सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो। मैं भी कुछ काम में बिजी था, बट आई वांट कि ये वीडियो जरूर मैं अपलोड करूं, जरूर मैं एक पॉडकास्ट प्रताप के साथ बनाऊं। सो टुडे वी हैव प्रताप विद अस। और वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, स्टिल प्रताप ने इस साल अभी दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम क्रैक किया है और एक अच्छी रैंक से क्रैक किया है। और इनको दिल्ली पुलिस मिला है, जो कि होम जॉब ही कहते हैं लोग कि होम जॉब है, होम जॉब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रताप बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक ड्रीम जॉब हासिल करी है अपनी। सो मैं चाहता हूं कि आपने जो भी अपनी जॉब की जर्नी में स्टार्ट किया, जैसे भी इसको तैयारी करने से लेकर सपोर्ट मटेरियल से लेकर या जितने भी रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं, जो भी कोचिंग का मटेरियल या कहीं से भी जो भी गाइडेंस मिली, क्या क्या किन किन लोगों का सपोर्ट रहा और क्या क्या चीजें आपने ऐसी करी दैट हेल्प यू टू गेट दिस जॉब, ताकि ये चीजें बच्चों तक पहुंचे। और आज के टाइम में जो मिसगाइडेंस जो बच्चों को मिल रही है, कोचिंग वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं या ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या कुछ भी यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है या बहुत सारी चीजें जिसमें बच्चों को टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम जिसके बारे में सुनना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं वो एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करते हैं और कैसे कैसे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैंने एसएससी सीपोर्ट 2024 के थ्रू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर अचीव की है। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, बट आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। और बैकग्राउंड तो था, क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्मी में इन्वॉल्वमेंट उत्तराखंड का सब में ज़्यादा है। तो वहीं से, हाँ, डिफेंस में रहता है, तो वहीं से एक था कि हमें भी डिफेंस में जाना है। पहले आर्मी का ही था, लेकिन आर्मी के लायक हम थे नहीं, तो बस डिफेंस में जाना था, तो उसके लिए मेहनत करी। आर्मी नहीं तो पुलिस ही सोच के करा एंड मिल गया। आज मिली गई वो जॉब जिसके लिए कर रहे थे इतनी मेहनत तब से। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई सबसे पहली बात मेरे को ये पूछनी है कि आपका स्कूलिंग कैसा था, क्योंकि देखो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग कहते हैं कि जिसको करनी होती है वो कर ही लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि स्कूलिंग बहुत मैटर करती है। तो पहले तो आप हमको ये बताओ कि आपकी स्कूलिंग मतलब कैसी रही है, क्या स्कूल में व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर, ऐसा कि आप बचपन से ही मतलब ऐसा है कि स्कूल फीडिंग करा दी गई थी हर चीज़ की कि भाई बच्चा 12th करेगा फिर उसके बाद ऐसा एग्जाम देगा, ऐसा कुछ या जो भी था। तो मतलब आप अपना स्कूल का थोड़ा सा आप हमें बताइए कि पहले आपकी स्कूलिंग कैसी रही। स्कूलिंग तो मेरी शुरू से ही गवर्नमेंट में रही है। ठीक है। मैंने शुरू से एंड तक 12th सारी गवर्नमेंट स्कूल से किया है। और पढ़ने में तो ऐसे कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा वाली सिचुएशन थी हमारी। ठीक है, क्योंकि इतना कंपटीशन था नहीं स्कूल में, और जहाँ पे आप 70 to 75% ला के उसको इजीली फर्स्ट रैंक मिल जाती थी आपको पूरी क्लास में, और आप बन जाते थे कि क्लास का टॉपर है बंदा, ऐसे एक टैग सा मिल जाता था। अच्छा, जैसे फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने 10th करी, तो 10th के बाद मतलब क्या देयर वाज अ गाइडेंस विद यू कि 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, 11th में और आगे क्या करना है, कोई करियर पाथ था या ऐसा कोई था साथ में जिसने दैट गाइडेड यू कि भाई ये चीज करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ? तो जैसे मैंने आपको बताया मैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड वालों की पहली चॉइस है आर्मी। ठीक है, हाँ। तो हमारे साथ भी यही था कि 12th करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिजिकल देंगे। पढ़ाई में थोड़ा अच्छे थे ही शुरू से कि पेपर क्लियर हो जाएगा, इतना था। तो फिजिकल की तैयारी करके फिजिकल देना था और इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी। ठीक है, लेकिन जो प्रायोरिटी वाज इंडियन आर्मी। हाँ, प्रायोरिटी वाज इंडियन आर्मी। चलो कोई नहीं, फिर भी तो देश की सेवा हो ही जाएगी। देश की सेवा हो ही जाएगी। ठीक है। तो फिर 12th में मतलब हाउ डिड यू सिलेक्टेड योर सब्जेक्ट्स एंड हाउ दे हेल्प्ड यू इन द एग्जाम? क्योंकि मेरे को इतना तो पता था कि मैं कोई बैंक की जॉब मेरे को करनी है नहीं। ठीक है। ना मैंने कोई साइंस की बैंक की जॉब क्यों नहीं करनी थी वैसे, मतलब व्हाट वाज द रीजन? कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस तरफ। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि कोई सब्जेक्ट मैथ्स वीक थी या इंग्लिश वीक थी, ऐसा कुछ था? मैथ्स वीक कह सकते हैं, मतलब उतना वीक भी नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, ठीक। एक ही टीचर थे मैथ में, वही हर किसी को पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ना अभी के टाइम में ये नहीं पता कि उनको ड्रीम जॉब बनानी कौन सी है, क्योंकि उनको लगता है कि
एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग, और जो भी उन्हें दिखता है कि भाई आज मैं आईएएस की तैयारी कर लूँ, कल मैं पीसीएस कर लूँ, परसों मैं फिर बैंक में लग जाऊँ या कुछ भी लग जाऊँ, तो इंटरेस्ट बदलता रहता है और ड्रीम जॉब भी बदलती रहती है। तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो मेरा तो सॉर्टेड था कि मेरे को इंडियन आर्मी में जाना है, ठीक है। तो मैंने वही सब्जेक्ट लिए जो मेरे को लगा था कि हेल्प कर देंगे आगे, क्योंकि इतना खास नॉलेज नहीं थी, लेकिन इतना तो पता था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब का पेपर में आते हैं। साइंस का फ्रैक्शन होता है लेकिन वो थोड़ा सा ही होता है, बाकी यही सब होता है। ठीक है, ठीक। तो हमने यही सब लेके कंटिन्यू किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑल। उसके साथ ही 11th 12th दोनों करी। तो पहली बार कब पता चला था कि मतलब ऐसा दिल्ली पुलिस में लगने के लिए कोई पेपर होता है, या ऐसे फिजिकल में क्या क्या करना होता है, दौड़ कितनी लगानी होती है, क्या क्या प्रोसीजर, कैसे हाउ डिड यू गेट टू नो? सीपीयू की तो मेरे को तब तक नहीं पता था जब तक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं, तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि सीपीयू भी होता है। ना सीपीयू पता था ना सीजीएल पता था। ठीक है, क्योंकि मैंने 2018 में मैंने ग्रेजुएट अपनी 12th क्लास पास करी थी, और 18 आधे साल में तो था ही। तो जब तक 2019 की शुरुआत हुई तब तक बड़े भाई ने बोला कि है ना कि थोड़ा यहाँ पे पढ़ के पेपर होते हैं, ट्राई कर ले इन्हें। पहले मेरा था एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, क्योंकि टेक्निकल वाले थे नियम, तो वाई ग्रुप में मेरे चांस थे, उसी को डाल रहा था मैं। डाले, पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया 1 नंबर से रुक गया, तीसरा अटेम्प्ट दिया पॉइंट से कुछ रुक गया, और मतलब ऐसे 2-3 अटेम्प्ट दिए, क्योंकि आई थिंक 2018 के एंड में भी एक अटेम्प्ट दिया था मैंने। और फिर 2019 तो सबको पता ही है एंड में क्या हो गया था, फिर पड़ गया लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के बीच में आई थिंक लॉकडाउन जब चल ही रहा था या फिर लॉकडाउन खत्म हो चुका था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक एक्सीडेंटल जॉब है। मतलब ये नहीं है मतलब, और फर्स्ट एंड फर्स्ट बाकी सारी एक्सीडेंटल थी कि मतलब यू एक्सीडेंटली अप्लाइड फॉर द जॉब बट यू डिडंट गेट, कि बाय यू मिस्ड बाय वेरी लो मार्जिन, कुछ मार्जिन से। ठीक है, तो मतलब इस एग्जाम के बारे में व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम? तो ये स्टोरी उसी की है। मैंने कांस्टेबल का दिया था फर्स्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट। ठीक है, और मेरा पहला पेपर वही था जो क्लियर हुआ था। ठीक है, मतलब इन द ईयर, लास्ट ईयर और ना बिफोर द लास्ट। ठीक है, वो वाला। तो मतलब लॉकडाउन के बाद जो हुआ था वो वाला कांस्टेबल मैंने दिया था। तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैंने पेपर क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं हुआ फिजिकल के लिए पेयर, फिजिकल का पेयर में आउट फिजिकल में। फिर दोबारा पढ़ी, कोई भाई थे, एक दोस्त के बड़े भाई थे दिल्ली पुलिस में, उनने बताया कि मतलब आने वाली है फिर से कर लो। और जब उसी की तैयारी कर रहे थे ना, तो मेरा एक और दोस्त था, हम 3 दोस्त कर रहे थे साथ में तैयारी। ठीक, दोस्त था उसके घर पे ही रहते थे, और वो दोनों तो एक साथ वहीं रहते थे, कभी उसके घर या कभी दूसरे वाले के घर। मैं तो यहाँ से था, मैं दिन में जाता था और फिर शाम को वहां से हम रनिंग पे जाते थे। ठीक है, तो जब वो पेपर चल रहा था उसी के बीच में जो दूसरा वाला दोस्त है असोला का, उसके बड़े भाई ने सीपीयू का पेपर दे रखा था, फॉर्म भरा हुआ था वो, और उनका पेपर दिवाने के लिए हम गए थे उधर। तो उस टाइम उनने मेरे को बताई थी कि सीपीयू ऐसा सीपीयू होता है। 2021 की बात है आई थिंक ये, क्योंकि उसी ईयर मैंने ग्रेजुएशन भी करी थी। तो उनके पेपर दिवाने गए थे, तभी पता चली थी मेरे को कि सीपीयू के थ्रू डायरेक्ट एसआई की पोस्ट पे लगती है जॉब। और उस टाइम दिल्ली पुलिस की नहीं पता थी मेरे को, बस सीएपीएफ की पता थी कि सीएपीएफ में मिलती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। ठीक, उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुई तब बड़े भाई ने बताया कि ये फॉर्म है, इसे डाल दे, इसे भर दे। ठीक, तो मैंने डाला, फर्स्ट पेपर क्लियर कर लिया, टीयर 1 कंप्लीट था मेरा। देन आई वेंट फॉर फिजिकल भी मेरा अच्छा हो गया था, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो फिजिकल में मतलब क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब फॉर द इंफॉर्मेशन जो भी इस वीडियो को देखेगा, ताकि उसको एक सही, क्योंकि यू आर नाउ सिलेक्टेड एस्पिरेंट, ठीक है, यू आर नो मोर एस्पिरेंट। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पता चले कि फिजिकल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो दिल्ली पुलिस का सबसे पहला पैरामीटर गर्ल्स बॉयज पहले। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताओ सबसे पहले कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वैसे तो ऑलरेडी जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा उसे पता होगा, बट स्टिल। ठीक है, so let's start with the physical criteria for girls. So for girls you have to do, जी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सुना है।
तो उसमें गर्ल्स को 800 मीटर्स करनी होती है कंप्लीट 4 मिनट्स में। 4 मिनट का काफ़ी अच्छा टाइम है, आराम से हो जाती है। उसके बाद 100 मीटर डैश करनी होती है जिसके लिए आपको मिलता है 18 सेकेंड्स। देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू लॉन्ग जंप अप्रॉक्स 10 फीट। 3 चांस मिलेंगे इसके लिए, याद रखना। लॉन्ग जंप और हाई जंप इन दोनों के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। यू कैन टेक योर टाइम एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दे विल गिव यू चांस कि आप चेक करो जाके कि मेरा पैर इधर से दौड़ेंगे तो मैं यहाँ पैर पड़ेगा, उधर से दौड़ेंगे तो यहाँ पैर पड़ेगा। इसके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होता है स्टाफ। आपको लॉन्ग जंप करनी होगी अप्रॉक्स 10 फीट। देन हाई जंप करनी होगी अप्रॉक्स 3 से बल्कि थोड़ा सा कम ही होगा, 3 फीट से हल्का सा कम ही होगा, इतना करना होगा आपको। और लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। उसके बाद वही आपका फिजिकल मेजरमेंट होंगे। एंड फॉर बॉयज़ यहाँ थोड़ा हार्ड हो जाता है लड़कों के लिए, क्योंकि हमें करना होता है 1600 मीटर्स 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी होती है। और जब आप दौड़ रहे होगे तो आपके सामने एक कैमरे वाला बंदा दौड़ रहा होगा, जो सब में जो फर्स्ट वाला बंदा है उसको रिकॉर्ड करता हुआ जाता है। जब आपकी दौड़ कंप्लीट होती है उसके बाद नेक्स्ट बैच बुलाया जाता है रनिंग के लिए, आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट बैच बुला के उन्हें उनकी रेस खत्म होगी, फिर आपकी 100 मीटर डैश शुरू होगी जो आपको 16 सेकेंड्स ई में करना होगा। और याद रखना रनिंग के लिए कोई सेकंड चांस नहीं है, सिर्फ लॉन्ग जंप, हाई जंप और लड़कों के लिए शॉर्ट पुट, इन तीनों चीज़ में आपको 3 चांस मिलते हैं। लड़कों के लिए शॉर्ट पुट में आपको करना होगा लगभग 15 फीट कंप्लीट करना होगा 7.5 kg वेट के साथ। वो जो गोला आप फेंकोगे वो 7.5 kg का होगा। एंड देन आपको लॉन्ग जंप करनी होगी अप्रॉक्स 12 फीट। और हाई जंप 3.9 होता है, लेकिन आप 4 फीट की करके चलो तो आपके लिए वहाँ पे बेनिफिट रहेगा कि अगर हल्का सा बार हाई भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उसको क्रॉस कर लोगे। एंड लड़कों के लिए मैंडेटरी एक चीज़ है कि आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आपको अदर CRPFs में मिल जाएगी जॉब, तो लेकिन आप दिल्ली पुलिस नहीं मिल पाएगी। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट ये जो लाइसेंस है तो ये लाइसेंस मतलब कोई एक एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनता है, या मतलब कितने दिन पहले बनवा लेना चाहिए, और क्या अथॉरिटी होती है कि लाइसेंस कहाँ से बनेगा? बेसिकली ऐसा कोई चीज़ नहीं, लाइसेंस आपको पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से बना हो सकता है, आपका चल जाएगा। और जो आपकी फॉर्म की ड्यू डेट है, जिस मतलब लास्ट डेट है फॉर्म की, उससे पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का कई जगह एप्लीकेल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं है। मतलब पहले प्रिपेयर्ड हो, पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको उस चीज़ के लिए कि कब जा रहे हैं आप। तो अभी एक क्वेश्चन और है कि फिजिकल की जो प्रिपरेशन है बच्चे को, दौड़ना, शॉर्ट पुट थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? मान लो कि किसी बच्चे को 10th में पता है कि उसको SI का एग्जाम देना है। अब 10th में पता है, ठीक है, वो 2 साल मेहनत करेगा, अगर वो अभी से कर भी रहा है ठीक है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर क्योंकि स्टिल ही नीड और शी नीड्स टू डू प्रैक्टिस, क्योंकि वो एक जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बढ़े और अच्छे से रिजल्ट आए, तो उसको मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा है आफ्टर 12th या जो भी एग्जाम के क्राइटेरिया है, तो उसको फिजिकल जो पूरी की पूरी तैयारी है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आपको अर्ली एज में पता चल जाता है कि आपको यहाँ से करना है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप शुरू से करके चलो। आपका एक रूटीन बना रहेगा, ना आपको एंड में कोई दिक्कत आएगी। क्योंकि जो बंदे एंड में शुरू करते हैं ना, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वेट करते हैं कि हम पेपर दे लें, हमारा पेपर क्लियर हो जाए, उसके बाद वो फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। तो उनका क्या होता है, एंड टाइम पे उनके शिन पेन शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी में उतनी पावर नहीं रहती है। तो बच्चे वेट करते रहते हैं कि उनका Tier 1 का रिजल्ट कब आएगा। Tier 1 के रिजल्ट आने के बाद वो फिजिकल स्टार्ट करते हैं अपना। और ऐसे में क्या उनकी सब में बड़ी गलती ये होती है कि एक फिक्स शेड्यूल छोड़ के तुरंत उसे होता है फ्रेश, तो ना उनकी बॉडी रेडी होती है उस चीज़ के लिए, ना उनको माइंड रेडी होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने होते हैं, जैसे एंड टाइम पे शिन पेन हो जाना, जो रनिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जो एक सेटबैक बन जाता है बच्चों के फिजिकल क्लियर होने में। क्योंकि SSC CPO का फिजिकल रेट सब में ज़्यादा हाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं फिजिकल। तो मतलब आपके हिसाब से कब हमें जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए? मतलब जो भी कोई अपकमिंग एस्पिरेंट है उसको कब मतलब दौड़ना है, या ये सारी फिजिकल सारी चीज़ें कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तुरंत दौड़ना तो खैर ये भी सही नहीं, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे उस टाइम। सही बात है। तो जैसे रोज सुबह उठ के वॉक पे चले जाना, फिर धीरे धीरे स्टार्ट ग्रेजुअली इसको अपनी हैबिट बनाया जाए, ग्रेजुअली, सो दैट इट विल हैव यू द फ्रूट, है ना? हाँ, ठीक है। सो अभी जैसे फिजिकल की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल में तो चलो एक चीज़ आती है कि
बच्चे मतलब समझते हैं इस चीज को कि चलो भाई हमें ऐसे ये सारी चीजें करनी है और ये सब करना है, ठीक। देखो जैसे ये तो सारी चीजें ठीक है, अभी मेरे को ये बताओ कि जैसे पेपर होते हैं तो इसमें कितने पेपर्स होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं, मतलब एग्जाम हाँ। तो एक ओवरऑल एक ही होता है, पेपर्स कितने होते हैं इसमें? तो जैसे ये इसमें होता है 2 टियर होते हैं इसमें, ठीक है, और बीच में फिजिकल और मेडिकल भी होता है। ठीक है, बच्चे स्टार्ट करते हुए टियर 1 जिसमें 50-50-50 के 4 पोर्शंस आते हैं, जिसमें एक पोर्शन होता है मैथ का, एक होता है इंग्लिश का, एक होता है रीजनिंग का, और एक होता है जीके का, जिसमें ओवरऑल जनरल अवेयरनेस, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ आ जाता है। तो मैथ्स क्या एसएससी लेवल की होनी चाहिए या मतलब किस लेवल की मैथ्स होनी चाहिए? मैथ्स आपके ऐसे लेवल की होनी चाहिए कि जहाँ आप अच्छे से समझ पा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस एटलीस्ट समझ पा रहे हो। हाँ, सब में बड़ी चीज, क्योंकि मैथ में बच्चे ये परेशानी यही होती है बच्चों को कि वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आगे। क्योंकि मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते क्योंकि उनको समझ भी नहीं आ रही होती क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। और कई बार ये डुएबल होता है, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो तो आप विदाउट फॉर्मूला भी उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके नंबर अचीव कर सकते हो। तो इसमें मतलब बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, तो टियर 1 में एमसीक्यू बेस्ड होता है या? हाँ, एवरीथिंग एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, देन तो सीबीटी होता है मतलब कंप्यूटर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड। देन आप टियर 1 कंप्लीट करते हो, फिर आपको थोड़ा टाइम मिलता है, देन आप फिजिकल के लिए अपीयर होते हो। फिजिकल में बहुत बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ टाइम का आपको तैयारी का मौका मिलेगा, जब आपको तैयार करना होगा फॉर टियर 2। ठीक है, टियर 2 इज ऑल्सो सेम, बट देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट इंग्लिश। आपको सिर्फ इंग्लिश so करनी that है। will be written or CBT? नो, इट इज ऑल्सो सीबीटी। Okay. तो उसमें आपको सिर्फ पूरे 200 के 200 क्वेश्चन को करने होंगे अटेम्प्ट, और वो सिर्फ इंग्लिश होगा। ग्रामेटिकल बेस्ड एवरीथिंग ग्रामेटिकल और कंप्रीहेंशन, बाकी सब कुछ। ठीक हाँ, है। और इसमें भी 2 आवर्स होता है। टियर 1 का भी टाइम 2 आवर्स है, और टियर 1 का भी। मतलब पहले टियर 1 और टियर 2 के बीच में कितना गैप होता होगा एग्जाम के? जनरली तो उतना ज़्यादा नहीं देते हैं, मतलब फिर भी अप्रोक्स इन योर केस 5 to 6 मंथ्स तो आई थिंक मिल ही जाते हैं। 4 to 5 मतलब 5 to 6 5 to 6 हाँ, इतने ठीक मिल है। जाते हैं। सो भाई अभी जो पूरे पॉडकास्ट की जान होने वाला क्वेश्चन है कि जब आपकी फैमिली को पता चला कि भाई हाँ हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो मतलब हाउ डिड योर फैमिली रिएक्टेड टुवर्ड्स? तो ये भी अपनी एक स्टोरी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एसएससी ने अब एक अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या, एक चेंजेस मान लो। अमेंडमेंट तो खैर पहले ऐसा कोई चीज़ था नहीं कि अमेंडमेंट करे, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ अब ये डाल दी कि 30 मिनट्स का टाइमर लग जाएगा आपके ईच सेक्शन पे। मतलब टाइम बाउंडेशन कर दिया। टाइम बाउंडेशन कर दिया। जैसे पहले होता था कि आप अगर लाइक आप मैथ में अच्छे हो, क्योंकि मैथ एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, हर किसी को पता है। अगर आप मैथ में अच्छे हो, आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आप जीके के पोर्शन को फटाफट 10 मिनट में मतलब करके, अपने हिसाब से हाँ, सब्जेक्ट्स तो आप अच्छा ज़्यादा टाइम मैथ में दे Sections सकते हो को कि change कर आप, सकते हाँ, आप यू कैन ग्रैब लाइक 45 टू ऐसे मार्क्स आप ग्रैब कर सकते थे पहले, जहाँ पे आप बाकी में अब मतलब कर सकते। एक्यूरेसी का गेम हो गया। अब सिर्फ ये हो गया है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज होती है, और आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हो। क्योंकि बाकी जो है उसमें तो आपका टाइम जाएगा ही मतलब जाएगा। क्विक एक्शन क्विक रिएक्शन वाला क्विक एक्शन, हाँ। जितनी जल्दी आप समझ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना हायर आप मार्क्स अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो हम थे कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर हाँ। रही थी? तो वाले बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं हर टाइम में, क्योंकि फर्स्ट ईयर हुआ, उसके बाद एक लंबा गैप के बाद हमें मिला हमारा फिजिकल होने के बाद एक लंबा गैप मिला, तब जाके हम लाइक अक्टूबर 2024 में हमने दिया था हमारा फिजिकल। देन उसका हमारा टियर 2 हुआ है मार्च में, काफी और मार्च के बाद वेट करते मेडिकल का हमारा मेडिकल हुआ सितंबर में। हाँ, और उसके बाद फिर काफी बोर्ड हो गए थे हर कोई। तो परिवार वालों को भी ये था कि जल्दी हो जाता है, इसका नंबर अच्छे क्या अच्छी पोस्ट मिल जाए। हम सबकी समझ में तो ये था कि दिल्ली पुलिस मिले, लेकिन उसमें ये भी था कि यार दिल्ली पुलिस मिलती है फिर भी आई अच्छी तो मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा, कम से कम कोई तो होगा हमारे घर में से। देन वी वर वेटिंग, क्योंकि हमने देख लिया था कि अब थोड़ा फास्ट ट्रैक करेगी, क्योंकि रोजगार मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने थे। तो वी वर वेटिंग। अक्टूबर हमने पूरा 20 डेज वेट करने में ही डाल दिया। सुबह उठते थे, वेबसाइट चेक करते थे, मेरा शाम को चेक करी, दिन में आता फिर सो गए, फिर अगले दिन सेम डे पे दिवाली तक हम खत्म कर चुके थे अपनी पूरी आशा कि हमारा कोई रिजल्ट भी आने वाला है, या वेदर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट। हमारा ये हो गया था कि अब नहीं है, बाद में ही होगा जो होगा। लेकिन मैं स्विच लेने के लिए गया हुआ था। देन व्हेन आई केम बैक, तो मेरे भाई के हाथ में फोन था, एंड ही वाज शेकिंग कि तेरा रिजल्ट, लाइक व्हेन आई स्टेप फुट इन माय होम, तो वो सामने से मेरे भाई की आवाज आती है कि तेरा रिजल्ट आ गया। देन ही वाज शेकिंग, ही स्टार्टेड स्क्रोलिंग द पीडीएफ। ओके, तो उसने पहले चेक करी, सबने पहले 344 फॉर जनरल, कुछ हो गया क्या कि आगे दिल्ली पुलिस, लेकिन पता चला वो लड़की कट ऑफ थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइप हो गया। देन स्क्रॉल लगे, नीचे जाके देखा कि चेक किया बॉयज की कट ऑफ, देन इट वाज देयर कि हां नाम आ गया। देन ही वाज स्टिल शेकिंग आफ्टर चेकिंग द रिजल्ट, कि मतलब खुशी में इतना। और मम्मी भी काफी खुश थी, मम्मी ने भी भगवान के आगे हाथ जोड़े कि आपने करवा दिया। एंड शाम को पापा भी आए, हमने लक्ष्मी पूजा करी। उसके बाद में पता चला
लक्ष्मी पूजा के दिन सब लोगों ने देन आई हग मम उन्होंने मम्मी को हग किया एंड ही क्राइड कि लाइक फाइनली हमारा भी बेटा हो गया मोमेंट होता है बहुत सी होता है काफी इमोशनल मोमेंट था मेरे को क्या आंसू आ रहे हैं बिल्कुल नहीं खुशी थी अच्छी थी बहुत ज्यादा खुशी लगी मेरे को लगता है कि इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो भी नहीं सकता पेरेंट्स के लिए कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो लाइफ में तो शायद मेरे को लगता है कि माँ बाप से ज्यादा और आपके टीचर से ज्यादा कोई खुश नहीं होता होगा अग्री सही बात ठीक है सो एज वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम को प्रिपेयर करने की एंड हाउ डिड यू मैनेज ऑल द थिंग्स और सारा जो सब कुछ चल रहा था कि भाई पढ़ाई के लिए बुक्स भी चाहिए मटेरियल भी चाहिए फिर बहुत सारी चीजें चाहिए होती है तो क्योंकि विदाउट हैविंग एनी जॉब और बिना इतना गाइडेंस के इतना सपोर्ट के तो कैसे मैनेज हुआ सब तो प्रिपरेशन के कुछ लाना हो कुछ ये चीज की सब्सक्रिप्शन लेना तो उसकी मुझे कभी कोई लाइक उतना नहीं सोचना पड़ा क्योंकि बड़ा भाई था ठीक है माय ब्रदर कौन इज जितेन ठीक है सो हां वैसे इज माय फ्रेंड तो मतलब मैं तो जानता ही लेकिन ठीक है बड़े भाई का सपोर्ट तो होता ही है सो इज वन ऑफ देम जिसने बहुत सपोर्ट किया और सारी चीजें की सो उसने सारी बुक्स लाई रीजनिंग मैथ जीके इंग्लिश बिल्कुल इसी टाइम पे कंप्यूटर हर चीज से लाके रखी थी उसने मेरे को बस ये काम दिया था कि तू पढ़ तू पढ़ बाकी मैं करूंगा तेरे जो करना है टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन भी वही देता था तो बैकबोन बैकबोन हां बैकबोन वाज द डेफिनेशन ठीक है तो मैंने यही सब शुरू किया था फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मैंने थोड़े कुछ वीक पॉइंट्स देख लिए थे तो आई स्कोर्ड 269 फर्स्ट में और उस टाइम मेरे को होप थी कि लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी आई वाज होपिंग कि यार सीआरपीएफ तो मिल जाएगी तो बट नहीं हुआ 17 मार्क्स से मैं आउट हो गया देन सेकंड आई स्कोर्ड बेटर आई स्कोर्ड 307 307 स्कोर किया मैंने इवन देन आई वाज हैप्पी कि किसी ना किसी उस टाइम मैंने सोचा सीआरपीएफ में मेरी हो जाएगी किसी ना किसी हां किसी में लाइक आई वाज टेकिंग द लास्ट ऑप्शन कि सीआरपीएफ में हो जाएगा मेरा एटलीस्ट मिल जाएगी सीआरपीएफ बट किसी को मंजूरी नहीं था तो मैंने कुछ चेक किया पैटर्न कि मैं कहां गलत कर रहा हूं आई वाज चेकिंग कि मैं एडवांस क्वेश्चन काफी गलत कर रहा हूं एडवांस में नंबर नहीं आ रहे तो मैंने एक आध वीडियो जरूर बता सकता उन्होंने मेरे को एडवांस का स्टफ लिया मैंने उसमें से तो जब मैं क्या करता था जो भी मैं पूरे वीक में जो भी कर रहा था सारे टेस्ट लिखा था जो भी टेस्ट मैंने करे उसे मैं नोट कर रहा हूं संडे को बैठ के मैं सब कुछ नोट करता हूं ए टू जेड जितने मैंने गलत करे जितने मैंने नहीं करे देन आफ्टर सम टाइम आई फाउंड अ पैटर्न कि क्वेश्चन ये है विजिट ये है कभी फर्स्ट विजिट है तो सेकंड मिसिंग है एंड थर्ड है कभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड मिसिंग है देन ही वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन वही से घुमा घुमा के पूछ रहा था ठीक है तो मैंने वो पैटर्न समझा और उस पैटर्न को मैंने इंप्रूव किया अपना तो मैथ में भी अच्छे नंबर आ गए थे ठीक है काफी सही हो गए थे तो ऐसे करके मैंने अपना डेली शेड्यूल ऐसे कुछ एटलीस्ट रिसोर्सेज जो मतलब बच्चों को पता होना चाहिए एज यू मेंशन गगन सर क्योंकि मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं एंड फॉर दोस हु डोंट नो गगन सर एक बहुत रेप्यूटेड टीचर है मैथ्स के और क्या नाम है उनका गगन मतलब जो प्लेटफॉर्म उनके प्लेटफॉर्म करियर से तो उनका एक है सिलेक्शन में हां सॉरी इट इज जस्ट गगन बता मैथ्स अगर आप वैसे भी YouTube पे या कहीं भी सर्च करोगे तो विल गेट दिस वीडियो और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमको ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे बट जो टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा ही है ठीक है तो ऐसे कौन-कौन से स्टफ है जो बच्चों के पास होना चाहिए कौन-कौन से मटेरियल ऐसा है जो एटलीस्ट बच्चों के पास होना चाहिए सो दैट दे कैन हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम ऑफ द सिलेबस एंड एवरीथिंग तो कौन सा हर किसी के पास है आजकल हां यूट्यूब एक बेस चीज है जो आप हर किसी के पास है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से जैसे मैंने बताया गलत बता सारा क्योंकि मैंने उनसे कहा तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैंने वहां से करा है अच्छे मेरे को समझ में आया अब बाकी आप पे क्या उनको ट्राई करें अगर आपको नहीं आता समझ तो अब बाकी बहुत सारे टीचर हैं पढ़ सकते हो इंग्लिश के नीतू मैम है निमिषा बंसल मैम है तरुण ग्रोवर सर हैं बहुत सारे टीचर हैं हां यू कैन फॉलो एनीवन जहां से आपको समझ आता है वहां से फॉलो कीजिए अगर आपको कोई होगी मैं कैसे यूटिलाइज करना लेकिन मैंने तो सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी से आराम से हो जाता है आपको इतना कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है आप अचीव कर सकते हो एग्जाम में ठीक तो मतलब एटलीस्ट फिर भी जो मैं क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं कि एटलीस्ट क्या सोर्सेज होने चाहिए कि कौन-कौन सी बुक्स एटलीस्ट होनी चाहिए बच्चे के पास एटलीस्ट 21 बुक को तो कवर करो सो दैट यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन दैट ओके तो बेसिक जीके के लिए आप लूशन ले सकते हो ठीक है लूशन आपको पता है किसी को पता होगा लूशन के बारे में इसको बोल सकते हैं या और मैथ की स्टार्टिंग करने तो आप आर से कर सकते हो मैंने इसे करी सबसे बेसिक या एंड एसएससी और किरण पब्लिकेशन की मेरे पास थी जिसमें लास्ट ईयर से विजन तक का सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैटर करते हैं हां मेरे पास किरण की थी रीजनिंग भी मैथ भी एंड इंग्लिश भी मैंने तीनों से ही करा ठीक है और काफी मतलब हेल्पफुल थी पैटर्न समझ में आया लेवल समझ में आया और कितना टाइम कहां देना है वो समझ में आया उससे तो ये तीन चार चीजें और टेक्स्ट बुक तो आपको बताइए ये सेल मिलती रहती है टेक्स्ट बुक में 300 350 में आपको पूरे ईयरली पास मिल जाएगा ठीक है textbook.com जो एक वेबसाइट है textbook.com जिनको नहीं पता आप वहां पर किसी भी वेरियस एग्जाम्स की जो है तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बहुत आई थिंक बहुत नॉमिनल प्राइस है बहुत अच्छे प्राइस है देखो हमारा पर्पस ये है कि हर बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो सो विल टेक द ऑल स्टफ्स एंड ऑल द नेम्स among you so that you will get the information और ताकि चीजें पहुंच सके और जो भी अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो उस तक वो सारी चीजें पहुंचे ताकि जो भी हर्डल्स आ रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्लैरिफिकेशन मिल सके ठीक है कंटिन्यू हां तो ये चीजें बेसिक चीजें जो आप इनको अगर लेते हो आप तो ये आपके लिए इनफ होंगी और टेक्स्ट बुक में मतलब निकलती रहती है उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी अपॉर्चुनिटी क्या बोलते हैं टाइम पे ऑफर्स निकलते रहते हैं टाइम सेल्स होती रहती है आप अगर किसी पता है आप कोई चीज पेपर ही करो तो आपने कोई ना कोई फॉलो जरूर कर रखा होगा जो जॉब पे लगाए तो जब जैसे ही कोई सेल निकालते तो उनके समय पहले उनके पास ही जाते हैं वो बंदे आपको अपना कोड बता सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 350 उसके बाद 300 तक भी मिल जाते हैं आपको मतलब ये है इजी टू एक्सेस तो फाइनेंस एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हमेशा एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ठीक है तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे स्टडी ऑन नेक्स्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से बच्चे क्योंकि आई एम आल्सो टीचर बाय प्रोफेशन और इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम अब अभी का जो टाइम चल रहा है लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल से पढ़ने लगे हैं बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे डिजिटल नोट्स बनाना और बहुत करते हैं इसमें क्या है कि बच्चे मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं तो वो नाइट में स्टडी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं बट हमारी जो मतलब अगर मैं अपने बड़े बुजुर्ग पुराने लोगों की सुनूं तो वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए तो भाई आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट कि सुबह उठ के पढ़ने की सुबह 5 बजे एक टाइम पे तो करिए मतलब कितना काफी करिए या थोड़ी बहुत से कम नहीं फॉर्मेलिटी भी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते ठीक है कि पढ़ा तो है कि इस टाइम तक रात 11:30 तक तो पढ़ाई 11 11:30 तक और सुबह उठ के भी 6 6:30 या 7 तक उठ के अपना फिर सारा काम वाम करके वॉक वॉक पे जाते हैं वेदर यू सपोर्ट नाइट स्टडी और मॉर्निंग स्टडी स्टिल माय क्वेश्चन मेरे लिए तो नाइट स्टडी नहीं क्या वही डिफरेंट तरीका है अपना पढ़ने का मतलब तो आंसर है कि भाई आपको अगर सूट करता है कि आप नाइट में पढ़ सकते हो तो नाइट में पढ़िए अदरवाइज दिन तो नहीं पढ़िए ऐसा कुछ ठीक है मैं तो दिन में कर रहा हूं आपने जैसे मतलब सारी चीजें करी है पता तो मेरे को ये बताओ कि जो पूरा का पूरा शेड्यूल था वो मंथली होता था या 6 मंथ्स का होता था या वीकली या डेली बेसिस पे प्लान बनता था कि हां आज मैंने टाइम टेबल बनाया और अब तो ये टाइम टेबल खोलूंगा ऐसा कुछ मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर आई हैड वन शेड्यूल ठीक है मंडे से सैटरडे तक का वो शेड्यूल रहता था देन मंडे टू सैटरडे रहता था वो शेड्यूल मतलब वीकली होता था हां और संडे के दिन में सारे टेस्ट एनालाइज करता था और वही जो गलतियां थी मैं लिखता था तो मतलब गलतियां तो चलो ठीक है जैसे कोई भी बच्चा नया है जो अभी स्टार्ट कर रहा है अभी इसको मतलब 12th के बाद उसको शुरू ही करनी है 10th में उसे पता है कि अभी से मतलब आफ्टर 12th और जो भी है उसको रिक्वायर्ड है कि इतनी बड़ी करनी पड़ेगी तो उसको कैसे मतलब मंथली प्लान बनाना चाहिए पूरा या फिर वीकली प्लान बनाना चाहिए पूरा मंथ का या वीक का या एक ही बार पूरे साल मंथली तो नहीं बनाना
बनाना चाहिए, ठीक है, वीकली बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो अपने आप को चेक कर लेगा कि कितना टाइम वो किसमें दे सकता है, किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ से वो नंबर उठा सकता है। अगर उसको उसको पता चल जाएगी कि वो कहाँ से पॉइंट उठा रहा है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकता है कि पेपर में आप वहाँ से अच्छे नंबर ले लो, बाकी पे ध्यान रहेगा। लेकिन जो आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको और थोड़े और अच्छे से ग्रैब कर लो, उसके बाद आप जो आपके थोड़े वीक है उन पे ध्यान देके उन लोग नंबर अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो उनको पहले अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए या स्ट्रॉन्गेस्ट को जल्दी खत्म कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो स्ट्रॉन्गेस्ट पहले खत्म कर देना चाहिए। मतलब वीकेस्ट पे बात करते रहो, वीकेस्ट पे बात करते रहो, ठीक है, लेकिन जो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि आप उसमें नंबर लूज ही ना करो। जैसे रीजनिंग सब्जेक्ट है, और रीजनिंग तो ऑलमोस्ट हर किसी की अच्छी होती है, मेरे पेपर में बच्चे फुल आउट ऑफ फुल अचीव करते हैं इजीली, बहुत अच्छे अचीव करते हैं। मेरे छोटे भाई ने खुद ने दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एंड तो उसके फुल मार्क्स थे जीके में, मतलब जीके नहीं सॉरी, फुल मार्क्स थे उसके रीजनिंग में, मैथ्स में, एंड कंप्यूटर में भी ऑलमोस्ट फुल थे, 8 या 9 थे, तो जीके पोर्शन में उसके 82 समथिंग मार्क्स थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो उसमें अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग किया है, सो दैट यू विल हैव द टाइम सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर ऑल दिस, ठीक है। तो भाई रिसोर्सेज की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, सारी चीज़ों की बात हो गई। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, नॉट दिस काइंड, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस एग्जाम, क्योंकि आप अब सिलेक्टेड एक मतलब कह लो या जो भी कहना चाहो अपने आप को एंजॉय करो, एस्पेक्ट करो, तो मतलब अब क्योंकि नजरिया बदल गया, क्योंकि यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस है किसी एग्जाम को देखने का, किसी सिलेबस को देखने का, नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक सो कि अगर हम कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करे तो उसको किस टाइम बाउंडेशन के साथ या कैसी चीज़ों के साथ हम लोग को करना चाहिए इस तरीके से? आई थिंक जितना मेरे को लगता है अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो 1.5 साल काफी है उसे करने में, जहाँ आप मतलब थ्रू हो जाओगे उससे पूरा कि आपको इतना हो जाए कि आपने टॉप लेवल की जॉब ले लो, मतलब ऑलमोस्ट टॉप लेवल की जॉब ले लूंगा, 1.5 साल आप इतना तैयारी कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 साल में जॉब तैयारी मान लो किसी का एग्जाम दिया उसने नहीं हो पाता तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे वर्क करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि इतने टाइम में वो अपने आप की स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट पता कर लेगा, समझ चुका है, और पेपर देख के उसको पता चल जाएगा कि मैं काम थोड़े से ऐसे बचकाने वाले हो सकता है। इसका रीजन है क्योंकि मैं बच्चों से बात कर चुका हूँ, मैंने बहुत से बच्चों से पूछा है, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, अपना करियर कैसे चूज करना, तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि शायद बच्चों को लगता है कि कोई सिलेक्टेड बंदा होता है, कोई होता है ऐसा जो हमें पता पाता कि ये सारी चीजें कैसे होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों को नहीं बताती, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स जो है कवर नहीं करते। और मेरा पर्पस जैसा कि डिसाइडेड कि पर्पस क्या है कि हर बच्चे तक हर वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिसकी वजह से ही लर्निंग है, ठीक है। भाई मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि जैसे फेलियर्स, आपने अपने फेलियर्स को कैसे मैनेज किया? क्योंकि देखो बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता कि देखो जैसे जो बच्चा 10th में कभी फेल हुआ या 9th में फेल हुआ उसको आदत होगी कि भाई फेलियर्स को कैसे मैनेज करना है ना, कभी कंपार्टमेंट हो गया या कभी कुछ हो गया। लेकिन ऐसे बच्चे जो शुरू से अच्छा मतलब स्कोर करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और फिर एंड में जब वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देते हैं और ऑल ऑफ सडन उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो उनके लिए ये फेलियर बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन जाता है कि यार एकदम से पहला फेलियर है लाइफ में और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो हाउ यू मैनेज्ड योर फेलियर्स, जितने भी एग्जाम दिए उसमें सेटबैक क्या आ रहा, मतलब कैसे कैसे हाउ डिड यू मैनेज मेंटल हेल्थ और सारी चीज़ें, और कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं किसी भी फेलियर को, किसी भी टाइप के फेलियर को? तो लाइक जैसे आपने बोला ये सिचुएशन मेरे साथ खुद की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वी वर लिविंग इन अ बबल, ठीक है, 10th 12th तक वी वर लिविंग इन अ बबल, काइंड ऑफ नो कंपटीशन, nothing, there was nothing and nobody was there to guide us. कोई कमेंडेड टाइप वाली कंडीशन थी हमारी। देन जब मैंने अपना पहला पेपर दिया तो मैं हो गया फेल, ठीक है, कंप्लीटली फेल। तो and what was that exam? मेरा था एयरफोर्स बाय ग्रुप, Okay, ठीक है, तो मेरे तो अचीवेबल मार्क्स भी नहीं थे कि लाइक काफ़ी कम थे, स्टार्टिंग ही करी थी ना, तो फेल हो गया तो बहुत बुरा लगा, सदमा टाइप का लगा ना कि कैसे फेल कैसे हो सकते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है। हाँ काइंड ऑफ ईगो हर्ट हुई, लगा यार इतनी टाइम से तो मैं अच्छा करता आ रहा हूँ, हाउ कैन आई बी फेल ना, तो थोड़ा बुरा तो लगा। देन वी स्टार्टेड अगेन एंड अगेन, मार्क्स इंप्रूव हुए लेकिन अचीव नहीं हुआ कुछ। देन फिर कोरोना पड़ गया, उसमें वर्क कर रहे थे। कॉन्फिडेंस तब आया मेरे को जब मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर निकला, उसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी पेपर दिए मैंने निकले हैं, ठीक, फर्स्ट ईयर तो फिर भी क्लियर ही हुआ है, एंड तक पहुंचा हूँ मैं, ठीक, चाहे फाइनल में आउट हो जाऊँ। देन ऐसी करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सेटबैक आपको फील होता रहता है, आपके रिलेटिव्स से फील होते हैं सेटबैक, बहुत सारे तरीके, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद 2018 मान लो एंड ये 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट 7 ईयर हो गए, 7 साल हो गए हैं, और इतने साल में मैंने कितने पेपर क्लियर किए ये मेरे को पता है, सही बात है, मेरे घर वालों को पता है, और उन सब में मैं फाइनल में सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, तो बाकी सबके लिए वो पूरा का पूरा मेरा फेलियर है, सही बात है ना। उन्हें ये नहीं दिखेगा कि मतलब कितना मेहनत किया, हाँ, कितनी मेहनत करी मैंने, वो सारे फेलियर है। ठीक, फेलियर तो भाई ऐसा हो जाता है कि रोना आता है, बहुत सारी चीजें, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा मतलब खत्म हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, कई बार आते हैं, कई बार, क्योंकि जब आपको खुद को लगता है कि यू आर अ बर्डन ऑन योर फैमिली,
है ना, कि आपके माता पिता की एज ऐसी हो गई है कि जहाँ पे आपको उन्हें कुछ देना चाहिए बट यू आर टेकिंग देम फ्रॉम देम ना, तो आप पे वैसा हो जाता है कि यार मैं दे तो नहीं रहा, मैं कुछ ले हूँ भी नहीं, सही बात है। शर्म सी हो जाती है ना। तो मेरे को तो बहुत होती थी ऐसी फील। वो तो सेल्फ रिलायबल होना हाँ अच्छा लगता है उस टाइम पे कि भाई हम अपने ऊपर रहे। हाँ, तो ऐसे ही मेरे को भी बहुत बार फील हुआ। तो मैं तो ये सोचता था कि देखो, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं रहूँगा किसके लिए? अपने लिए, अब जो मेरी आगे फैमिली होएगी उसके लिए, और जो मेरी फैमिली है अभी उनके लिए। बाहर वालों के लिए तो मैं ना तब कुछ था ना अब कुछ हूँ। सही बात है। फेलियर था तब भी उनके किसी काम का नहीं था। जब मैं अभी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हूँ, दे विल कम, ये तो इतना तो है ना। वो तो मतलब ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि ऑब्वियस है। हाँ। लेकिन फिर भी ऑन अ लाइक बड़े Limited पिक्चर में version देखा में। जाए हाँ। तो मैं उनके लिए अभी भी कुछ नहीं कुछ हूँ, नहीं हूँ, सही बात है ना। कई जगह मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा, और कई जगह पे खुद मना करना होगा कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो ऑन अ बिग स्केल ये है कि जो मैं हूँ, जो मैं बना हूँ, जो मैं सक्सेस है, जो मेरी फेलियर है, वो रहेगी मेरे साथ ही, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। आपको बस ये सोच के चलना है कि आपने अपनी फैमिली को क्या देना है। सब में बड़ा मोटिवेशन आपकी फैमिली होती है और आपके लव्ड वंस होते हैं। आपको बस ये सोच के चलना है कि आप अपने फैमिली को क्या देना चाहते हो, आप उनके लिए क्या फ्यूचर देख रहे हो, आप मतलब क्या फ्यूचर देना चाहते हो आप उनको, कि क्या ऐसी ज़िंदगी देनी है उनको कि तरस रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज है ना। कि हम सब लोगों ने तो देखी हुई है। इट मींस कि बैकग्राउंड रियली मैटर्स, एंड इफ यू वांट टू चेंज योर बैकग्राउंड यू हैव टू टेक अ डिप, है ना। हाँ, ठीक है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मान लो कि अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोई ना कोई एग्जाम किसी ना किसी ने दिया होगा, वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ होगा, माइट बी हिज और हर फर्स्ट एग्जाम और कुड बी हिज और हर लास्ट एग्जाम। तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मतलब वो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना पाए? तो भाई फर्स्ट एग्ज़ाम वालों के लिए तो यही है कि देखो, आपने अपनी फेलियर से ही सीखना है। फेलियर इज़ द बिगेस्ट टीचर, किसी ने कहा, मेरे को भी नहीं पता किसने कहा, बट जिसने भी कहा बहुत बढ़िया लाइन बहुत कही है, सही लाइन कही है, बहुत सही लाइन कही है। आप अपने फेलियर से इतना सीखोगे ना, इतना कोई टीचर इतना नहीं सिखा पाएगा जितना अपने फेलियर से सीख जाए। अगर अपने फेलियर को एक मोटिवेशन के तरीके से लोगे तो आपका अगला अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और भाई लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई किस्मत में जो लिखा है वो ही होना है। आपकी मेहनत डेफिनेटली है कि आपने मेहनत करी है। आपको बुरा लगेगा कि हमारी मेहनत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन भाई आगे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। मतलब कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, हम ये कह सकते हैं। हाँ, आप जहाँ भी जाओगे और आपकी नॉलेज आपके साथ है। गॉड हैज़ प्लान्स फॉर एवरीवन, है ना। हर किसी के लिए प्लान है उनके पास। लेकिन आप जहाँ भी जाओगे अपना एक कैरी करोगे ना, आप जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से अपने आप को कैरी करोगे, तो लाइक आपकी एक इमेज बन जाती है उसमें ही, हाउ आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना समझा सकते हो अगले बंदे को, तो उसमें ही आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो अगर देखा जाए। सही है। तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की, कि जैसे अभी मतलब एट योर एज, है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एज के जो मेरे एज के जो लोग हैं वो अभी किसी चीज़ में कॉम्पीट कर रहे होंगे, मैं भी उनसे किसी चीज़ में कॉम्पीट कर रहा हूँ। सो सेम मे बी और माइट बी हैपन टू यू कि एट व्हाट एज यू आर प्रिपेयरिंग, तो उस टाइम पे और भी लड़के लड़कियां होंगी जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मतलब एंजॉय इन द सेंस कि भाई वो इंडिपेंडेंटली घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, एंड एट द सेम टाइम यू वर स्टडिंग। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग कि कभी लगता था कि यार सिलेक्शन हो जाएगा, या मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ थी जो दैट बाइंड यू टूवर्ड्स योर स्टडी कि भाई पढ़ना है, बात खत्म? व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द थिंग कि वो पढ़ाई से बांध के रखा कि हाँ भाई पढ़ाई कुछ तो देगी? क्योंकि देखो पढ़ाई मेरे को लगता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि दिखता नहीं है ना। शिक्षा मेरे को लगता है बरगद के पेड़ की तरह है कि अगर एक बार लग गया तो 200 साल तक की छुट्टी, है ना, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो व्हाट वाज दैट थिंग? तो मेरे दोस्तों ने तो बहुत प्लान किया, बहुत जगह घूमने भी गए, लेकिन मैं आज तक नहीं गया उनके साथ एक भी ट्रिप पे, एक पे भी नहीं गया हूँ मैं आज तक, जब से उन लोगों ने बिकॉज ऑफ यू कैन से कि पैसे मांगने में शर्म आती थी परिवार वालों से। ठीक है भाई, एक बहुत बड़ा मतलब इट्स अ
we cannot say harsh truth, but it's a reality. रियलिटी है It's a कि reality. एक तो वो हमें पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, सारी चीज कपड़े दे रहे हैं, जब अवेयरनेस हो जाती है, सेल्फ रिलायंट तुम होने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें रियलाइज हो फिर आप मांग रहे हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को 2000 रुपये दे दो, मेरे को इतने रुपए दे दो। एक ये भी था, और ये था कि यार खुद का पैसा आएगा ना तो हम खुद स्पेंड करेंगे, सही बात है ना। खुद पापा मम्मी का पैसा हमने टाइम देखी हुए, तो हमें पता है कि उनने कैसे सही। कैसे करके हमें पाला है, बड़ा किया है, क्या स्ट्रगल झेले उनने। हमें ये है कि जब उनका बुढ़ापा आएगा जहाँ पे उन्हें आराम करना चाहिए, उनको ये काम तो ना करना चाहिए। ये चीज़ बाइंड करती थी पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो तो मतलब उनको बहुत अच्छा future अभी है। जो बच्चे अभी मतलब एज दे आर वाचिंग अस ऑन देयर स्क्रीन, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कोई ना कोई देख रहा होगा जो स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स किसी की पता नहीं चलती। वो कहते हैं ना कि इवन शुगर एंड सॉल्ट हैव अ सेम कलर, तो वैसा कि हम दो लोगों को देख तो रहे हैं कि भाई ये भी प्रिपेयर कर रहा है, ये भी प्रिपेयर कर रहा है, बट हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकता है मेंटल स्टेबिलिटी ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें से फाइनेंशियल वीकनेस एक मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप बाहर निकलते हो, बुक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा खर्चा है, बहुत कुछ है। तो इस चीज़ को अगर अभी जैसे आपके नोन में कोई बच्चा है, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे कि भाई क्यों पढ़ना है तेरे को, व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब फ्रॉम योर साइड। ये तो एक बात हो सकती है, पैरामीटर हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, वो सब चाहते हैं, ठीक है, बट व्हाट मैसेज ऑफ योर्स टूवर्ड्स देम कि भाई आपको क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, कि भाई ठीक है आप स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छे दिन आएंगे, या मतलब अच्छे दिन मतलब ऑब्वियसली वैसे वाले वो वाले तो पता नहीं करते, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मैसेज। भाई मेरा तो मैसेज ये रहेगा कि आफ्टर सक्सेस एक बंदे की जो वैल्यू होती है ना, स्काई रॉकेट करते हो वैल्यू। जब आप यहाँ थे ना, आप यहाँ पहुँच जाते, बल्कि चार्ट क्रॉस कर जाती है आपकी वैल्यू जो होती है, हैं? भाई सॉरी टू इंटरप्ट, बट हमारे लिए तो ये आज बहस है ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एग्जाम क्रैक हो गया तब वैल्यू हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है। यहाँ का सीन नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ऑन I'm the exception में ना, exception, हाँ ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह आपको पता ही है ना। हाँ। जो जिनने आपको पहले से देखा है, जो आपको सही पता बात है कि मतलब आपने कितनी हाँ, मेहनत लोगों करी को है, पता रहता है। हाँ वो बंदे वही रहते हैं। उनके पास ये है कि भाई हाँ इसने मेहनत करी थी, ये सक्सेस हो गया, सही बात है, अच्छा हुआ इसके लिए। वो आपके लिए जेन्युइनली खुश होते हैं जो बंदे होते हैं, सही बात है ना। अदरवाइज तो जब आपकी वैल्यू स्काई रॉकेट होते हैं, जो बंदे आपको साइड आई करके आगे चले जाते थे ना, वो भी आपको रुक के पूछते हैं आपसे कि भाई कैसा है, मतलब एकदम से कहाँ लग गया? चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, डेफिनेटली चेंज यू होता है। एंटर्ड इन द न्यू हाँ। वर्ल्ड नाउ आई कैन से, हाँ, ठीक और उससे बड़ा मोटिवेशन होता है आपका प्राइड, है ना। जो आपको सेल्फ प्राइड आता है ना, अपने ऊपर खुद कि पे भाई आता अब है तो कि कुछ भाई कर मैं लिया। कुछ हूँ, हम्म। मैं कुछ हूँ, मेरे पे अपना पैसा है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग, तो अल्टीमेट जो मैसेज है प्रताप का, इफ आई कुड से, स्टेबिलिटी एंड है ना, तो ये सारी चीजें, तो इन सभी चीजों के लिए मेहनत करनी, मेहनत करनी, स्ट्रगल कर रहे हो तो करते रहो, करते रहो, ठीक है, देयर विल बी रिजल्ट, ठीक है। डेफिनेटली। तो भाई अब पढ़ाई की बात हो गई, लिखाई की बात हो गई अब मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है, चलती रहती है लाइफ में, क्योंकि मतलब जिस एज से शुरू किया पढ़ना, मेहनत करना, और बहुत सारी चीज़ें, हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करी, मटेरियल की बात करी कि क्या क्या स्टफ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक। फैमिली प्रेशर कैसे मैनेज करते थे फैमिली को, क्योंकि देखो फैमिली एक ऐसी मेरे को लगता है कि मतलब तुम उनको समझा भी नहीं सकते और उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, डेफिनेटली, क्योंकि शाम को खाना तो घर में ही खाना है ना, तो यू कैन नॉट फाइट विद देम। हाँ। और एज आई डू हैव 2 ब्रदर्स ऑल्सो, और यू ऑल्सो हैव 1, तो भाई वो टॉन्ट कर देते हैं, मुझे पता है किस किस तरीके के टॉन्ट होते हैं, सुना है। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू। हम्म। तो मतलब हाउ यू मैनेज दैट कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि देखो तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए तुम निकट गंवार हो, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम होम सेक्रेटरी होगे देश के लिए, हाँ, ISI IPS जो भी बन जाओ, वो तुम बाहर वालों के लिए हो। घर में तुम्हारी वही आदत है कि भाई फ्रिज से बोतल निकाली तो पानी भर के रखो, है ना। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट प्रेशर, और बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो फैमिली का प्रेशर कैसे रहता था कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहा, या ऐसा कुछ, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो फैमिली वालों की तरफ से कभी कोई बात ऐसी थी जो हर्ट कर गई, और उस टाइम पे लगा कि यार क्यों बोला, और आज रियलाइज होता कि नहीं यार इन्होंने ये नहीं बोला होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें? फैमिली प्रेशर
डेफिनेटली फैमिली प्रेशर डालती है। ठीक है, वो आपको आपके अच्छे के लिए प्रेशर डालती है आप पे, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देती है ना कि आपके लिए वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता फिर है। आपका प्रेशर निकल जाता है। हाँ ऐसा सीन होता है, क्योंकि जैसे आपके कोई, क्योंकि आप सब पता है सबकी रिलेटिविटी बहुत लंबी चौड़ी होती है, सही हैं? बात। कोई ना कोई आपके रिलेटिव में से कोई ऐसा जरूर होगा जो आर्मी में निकला है, कोई किसी चीज में निकला है, कोई मतलब वो किसी चीज शर्मा में जी का निकला है। लड़का ये शर्मा कर जी गया। का लड़का ये ठीक कर है, ठीक गया, है भाई, ठीक है। तेरे मामा का लड़का ये हो गया, चाचा का लड़का ये हो गया, तो वो प्रेशर आता ही है हर तरफ से। वो चाहते हैं कि हम प्रेशर दें और ये इसको कैसे ले, मोटिवेशन टाइप में ले, सफोकेट कर हाँ, देते हैं कि भाई सफोकेट कर देते हैं। हाँ। वो अनइंटेंशनली मतलब- सफोकेट कर देते है हैं ना। उनका इंटेंशन होता है कि ये मोटिवेट हो। मतलब पेरेंट्स और के hard लिए करे। क्या मैसेज रहेगा अभी जो जिनके बच्चे तैयार होने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो व्हाट योर मैसेज टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स कि भाई बच्चों को कैसे समझाना चाहिए कि चलो ठीक है आप तो अब सिलेक्शन हो गया आपका, बट अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, ठीक है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, उनके पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें और कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनका फेलियर्स में साथ देना चाहिए और कैसे उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा पढ़ो, या जो भी है, जो भी सारी चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड अ पेरेंट गाइड फॉर देयर पेरेंट्स? पेरेंट्स को गाइड, देखो ये बात फेलियर्स लेके आएगा बंदा, तो जब एक बंदा फेल होता है तो सब में ज़्यादा दुख सबको होता है, पेरेंट्स को पक्का दुख होता है कि सही मेरा बात। बेटा फेल, लेकिन उससे बड़ा दुख किसी को नहीं है जो फेल हुआ। सही बात है कि मैं फेल क्यों हो गया। मैं फेल कैसे हो गया, मैं फेल क्यों हो गया, इतनी मेहनत मैंने करी। मेरे को एक चीज़ लगती है कि दुनिया में 2 या 3 लोग हैं, एक तुम्हारा गुरु जो तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा है ना, या तुम्हारे माँ बाप, या तुम। इन 4 लोगों को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी को फर्क भी पड़ता होगा कि तुम फेल हुए हो। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क ठीक है, पड़ता है? इट्स योर फेलियर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब व्हाट शुड योर वे ऑफ गाइड कि भाई हाँ इन चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए, इन चीज़ों को करो, इस तरीके से करो, तो ऐसा क्या मैसेज दोगे कि भाई हाँ ठीक है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो, क्योंकि अगर मैं भी ये बात बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को मतलब शायद वो चश्मा लगा के सूरज देखने की आदत है, तो नाउ यू आर द सन एंड दे आर वेयरिंग द गॉगल्स स्पेक्स, कि भाई मैं नहीं बोल रहा ये बात बीइंग टीचर, यू आर बीइंग सिलेक्टेड एस्पिरेंट सेइंग दिस, कि पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए व्हाइल दे आर गोइंग थ्रू द फेलियर। तो समय पहली बात जो पेरेंट्स को करनी चाहिए, वो उनको जो बाहर की सुन के आते हैं वो नहीं देने चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, मैंने खुद फेस करा हुआ इतना है कि मम्मी लोगों को बोलते थे कि इतने टाइम से पढ़ रहा है, कुछ होएगा या नहीं भी होएगा उसका, क्यों इस पे कर रहे हो, कहीं लगवा दो इसको, कहीं काम कर लेगा। तो सॉरी टू इंटरप्ट, फिर उनके घर मिठाई वगैरह भिजवाई नहीं भिजवाई? मेरे को एक बात याद आती है खान सर की, मतलब क्योंकि मैं अब उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो वो कहते हैं कि जिस घर से आवाज़ आए ना कि नहीं हो पाएगा, उस घर में 2 किलो मिठाई ज़्यादा भिजवानी चाहिए कि भाई मिठाई खाओ, कुछ तो तुमने सही कहा था कि आज सिलेक्शन हो गया। खैर ठीक है। हाँ, तो पेरेंट्स उनकी ज़्यादा सुन के अपने बच्चे को फोर्स करने लगते हैं, ठीक है, तो उनको उनकी ना सुन के अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में एक आध बार उसके साथ बैठ के उसको समझा देना चाहिए कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं, जब तक हम हैं तब तक जितना तेरे को मौके चाहिए हम देंगे तेरे को, तू अपनी पूरी मेहनत लगा दे। अगर पेरेंट्स इतना भी करते हैं ना, बच्चे में एक अलग सी फायर इग्नाइट होती है कि यार मैं और अच्छा कर सकता हूँ, अगर मेरे मम्मी पापा को मेरे पे यकीन है देन आई विल डेफिनेटली डू बेटर। और जिस स्पिरिट से बंदा पहले कर रहा है उससे डबल से आगे करेगा वो। तो मतलब मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि भाई देख लो, प्रताप इज टेलिंग यू हाउ टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन, हाउ टू सपोर्ट योर किड इफ ही इज और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, नॉट ओनली फॉर दिल्ली पुलिस। तो आपको उसके फेलियर्स में भी उसका साथ देना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपका बच्चा सिलेक्शन लेगा तो आप कहेंगे कि मेरा बेटा दिल्ली पुलिस में है, IAS है, IPS है, या जो भी है, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो चाहे वो 10th के बोर्ड्स हों, 12th के बोर्ड्स हों, या किसी भी क्लास में, तो बच्चे का फेलियर वो सिर्फ बच्चे का फेलियर नहीं है, वो उसके टीचर का भी फेलियर है, उसके माँ बाप का भी फेलियर है, उस सराउंडिंग का भी फेलियर है जहाँ पे वो पढ़ रहा था। तो सिर्फ फेलियर वो क्यों फेस करे, तो यू हैव टू केटर विद, ठीक है। सो भाई अब इतनी सारी बातें तो हमने कर ली कि चलो ठीक है, इतना कुछ है, ठीक है, सारी कुछ चल रही है, सारी चीज़ें ठीक है। हमने ये भी बात कर ली कि एक नए बच्चे को तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब
स्लीप टाइम का क्या करना है, ये वो। और इतने तो बच्चे अब मेरे को लगता है कि समझदार हो जाते हैं कि उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अब ये वीडियो देख रहा है, अभी तक भी ये वीडियो देख रहा है, तो मस्ट बी सीरियस अबाउट हिज प्रिपरेशन और हर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल जानना चाहूँगा कि जैसे भाई देखो आजकल के बच्चे इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, और भी जो भी मतलब सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, और एक स्क्रॉलिंग का जो एक एडिक्शन है, सो वाज इट देयर विद यू? पहले तो ये बताओ। देयर विद मी क्योंकि देखो फेसबुक आईडी मैंने बनाई थी 2017 आई थिंक, ठीक है, नॉट 2017, 2016, क्योंकि 10th पास करके मैं जस्ट 11th में गया था उस टाइम पे। मेरे सारे दोस्तों पे आईडी थी, मैंने भी उनसे अपनी आईडी बनवा ली। तो और उस टाइम फ़ोन तो थे नहीं घर में, तो स्क्रॉलिंग उतनी नहीं होती थी, और उतनी आदत भी नहीं बनी ना। मेरी इंस्टा आईडी है कोई जो मैं इंस्टा पे स्क्रॉल करूँ, तो मतलब मैंने आईडी बनाई नहीं। मेरा ये था कि जब मैं कुछ अचीव करूँगा, व्हेन आई विल बी समथिंग देन आई विल मेक दैट आईडी, कि जहाँ पे अगर मैं कोई फोटो या वीडियो भी डालूं किसी चीज़ की, कोई ये ना कह सकते कि एक बेरोजगार यहाँ क्या कर रहा है, पढ़ ले जाके घर में, ये कर ले वो कर ले, ऐसी नसीहत देने वाला कोई ना ले। इसलिए मैंने कोई आईडी वाईडी नहीं बनाई। ठीक है, तो मतलब सोशल डिस्कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। और नहीं, ये आपकी चॉइस भी नहीं रहती, बेसिकली आपकी चॉइस नहीं रहती है सोशल डिस्कनेक्ट, है ना। आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि पढ़ना है, एंड यू डोंट गेट द सफिशिएंट टाइम टू, मतलब सर टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों के साथ मिलने का। ठीक, 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं दोस्तों से मिले हुए। वही सेम चीज़ होती है लाइफ, मतलब वही फिर बुक्स, योर पेरेंट्स एंड यू, बस फैमिली। सो देखो अब अभी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, तो एक चीज़ है दैट विल टॉक, और मैं थोड़ा पर्सनल भी जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब कुछ चल रहा है। आजकल के बच्चे नहीं, मैं क्योंकि मैं खुद इस जनरेशन में हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद पुरानी जनरेशन आजकल के बच्चों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनको जीने का तरीका, हाइजीन का तरीका, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे को लगता है कि आज की जनरेशन डूइंग मच बेटर देन जो पुरानी जनरेशन है, प्रीवियस वन, क्योंकि हर चीज़ को लेकर, जिम जाने से लेकर, कपड़े पहनने से लेकर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, तो वो थोड़ा सा क्विक रिएक्शन को फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो किसी भी बात पे जवाब दे देना फटाक से, तो ये सब मेरे को लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि उनको ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए या वो चीज़ें रहनी चाहिए, ताकि वो आगे के लिए उनके जो मतलब जब उनका वर्क होगा तो उसको हेल्प करेगा? क्योंकि अगर आप पुलिस पे एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब किसी डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, तो that will not work for you. It won't work. तो what do you think so कि about this? ये विटी कैरेक्टर तो रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं हो जाना चाहिए था कि वो बदतमीजी में चेंज हो जाए। अच्छा, मतलब ओवर ना हो, कोई ओवर ना हो, बैलेंस करके चलो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको सामने से बता रहा है क्या चीज़ है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए अपने आप में ही कि क्या रॉन्ग है या राइट है, क्या मैं इसे फॉलो करूँ या ना करूँ। अगर आपको लग रहा है, आपको बेनिफिशियल है, तो आप वर्क ले सकते हो, उसको काम में ले आओ। अगर आपको नहीं लग रहा है, नहीं है, तो उसे आप साइड ट्रैक कर दो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा हिट करेगा शायद, कि किसी की पेरेंट्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए जब उसे दिल्ली पुलिस की तैयारी करो? पेरेंट्स की सैलरी, क्या ये मैटर करता है? आई डोंट थिंक ये मैटर करता है। मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना मैटर करता है किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक सो? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी जो खुद जॉब करके कमा रहे हैं एंड देन दे आर क्लियरिंग द एग्जाम्स, है ना। ये तो है, बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, देखो इतना तो है कि अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है तो उसको मंथली लग जाता है, थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होगा, ज़्यादा लग जाता है, या फिर ट्यूशन पढ़ा सकते हो यार, ऐसा कुछ कर सकते बच्चे हो। ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर आप पढ़ने वाला तो भाई देखो, मैं मेरे नोन में ऐसे बहुत बच्चे हैं, इवन दे आर माई स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है, बहुत ज़्यादा डीप पता है उनके बारे में कि मतलब वो कैसे कैसे कामों को करके और कितना कितना हार्डवर्क करके जो उनकी हार्ड अर्न मनी है वो अपनी पढ़ाई पे स्पेंड करते हैं। दे आर नॉट choosing the clothes or choosing the shoes and all the things, all the attire, all the accessories that makes them थोड़ा सा ब्यूटीफाई और ये सारी चीज़ें, बट वो बुक्स को चूज़ करते हैं। तो मेरे को लगता है कि आई रियली होप सो कि वो सारी चीज़ें अच्छी हो उनके लिए,
तो ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे। और ऑल ऑफ सडन इस क्वेश्चन को पूछने का रीज़न ये था क्योंकि आई विल कम टू द पॉइंट जहाँ पे बच्चों के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, हवाबाजी। ठीक है, तो भाई हवाबाजी मतलब ये पता ही है काइंड ऑफ एडिक्शन है कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, पैसा फूक रहे हैं, बुक्स खरीद के इकट्ठी कर ली, बहुत सारी कॉपियाँ बहुत सारी इकट्ठी कर ली, लेकिन ना पढ़ाई का मतलब है ना कुछ मतलब है। क्योंकि देखो अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हो सकता है कि पढ़ने के बाद थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे भी नहीं और बुक्स ला के रखी हुई हैं तो फिर तो कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस तो यही था। अब हमारा जो लाइक थोड़ा सा हम चीज़ों को एक्सपेंड करते हुए प्रताप की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज यूजुअल हम करते ही है। ठीक है, वैसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है मेरे से, बट स्टिल क्योंकि एक मतलब मेरे को लगता है कि एक एंगल ये भी है जो बच्चों को पता होना चाहिए कि एट व्हाट एज व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर पर्सनल लाइफ, है ना। तो देखो पर्सनल लाइफ मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को शायद नहीं पता होगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्योंकि चलो पहले मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन कि कोई थी या नहीं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मतलब थी से मेरा मतलब है कि कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, तो बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो शायद हो सकता है कि उनका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाए, ऑफेंड हो जाए। सॉरी टू से दिस, बट टाइम हैज़ चेंज नाउ, सो वी हैव टू टेक इट, सो प्लीज़। ठीक है, तो हाउ डिड इट वर्कड। और दूसरी चीज़ कि कैसे मैनेज किया फैमिली का प्रेशर भी, पढ़ाई का प्रेशर भी, ऑब्वियसली क्योंकि मतलब अगर थी तो फिर वहाँ से भी कहीं ना कुछ प्रेशर रहता ही होगा। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? हाउ डिड आई मैनेज दैट, क्योंकि मेरा तो एक फिक्स आवर्स रहता था कि यही है मेरे को इतना इतना करना है, टाइम टेबल पढ़ना है, स्लॉट बना दिया था कि टाइम टेबल मेरा ये था कि मेरे को ये पढ़ना है। ठीक है, इस टाइम पे मेरे को करने हैं, ये इतना मेरे को लेके चलना है, ये मेरे को करना है, ये मेरे को करना है। और मैं रनिंग पे भी जाता था, है ना, तो आई यूज्ड टू हैव टाइम देयर व्हेन आई वाज रनिंग एंड आई वाज डूइंग एक्सरसाइजेस एंड तो उतना कुछ इशू पड़ा नहीं। मतलब फुल डे चिट चैटर नहीं होना है कि भाई बिल्कुल पूरे दिन उसी से लग के बात कर रहे, बेबी तुम्हारी याद में या फिर बाबू तुम्हारी याद में। भाई देखो हर चीज़ की एक लिमिटेशंस है। ठीक है, इफ़ यू डू टॉक और इफ़ यू हैव समबडी दैट्स फाइन। ठीक है, बट व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के बच्चे क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती है, बदनाम हो जाते हैं कि भाई तुमने ये सब किया इस वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हुए या ऐसा कुछ हो। चीज़ें जो होती है ना, ओवर इंडल्जेंस, कुछ ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है, जैसे वेदर इट इज़ लाइक रील्स देखना हो गया, बातें करना हो गया, ठीक है, या फिर लाइक बाहर टाइम स्पेंड ही करना हो गया दोस्तों के साथ। तो हर चीज़ की अति बेकार होती है, मतलब कोई भी चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए। और अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपकी मेन चीज़ क्या है ना, तो आपको अपने गोल पे सेट रहना है, आपको करना ही करना है। वहाँ पे जितना टाइम आप दे रहे हो, जितना आपने सोचा है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, इतना मेरे को करना है, ये टॉपिक मैंने समझने हैं, इतने मॉक टेस्ट मैंने देने हैं, उनको एनालाइज करना है, वो आपको करना ही है, वो आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं प्रताप से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई थी या कोई है, तो शी इज स्टिल देयर। आई थिंक शी इज। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट बीन, लाइक इट्स बीन अराउंड ऑलमोस्ट 3 years। ओके, ठीक है, तो भाई ये कोई ऐसा कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम सो यू मस्ट हैव वन विद यू, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि भाई तुम्हारे पास कोई एक होगी या होगा तभी एग्जाम क्रैक होगा, बिल्कुल है ना। अकेले भी किया जा सकता है, बट ठीक है। अच्छा, ठीक है, सो क्या उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इन योर प्रिपरेशन? कंट्रीब्यूशन हर किसी का रहता है, जो आपका वेल सोचेगा वो हर कोई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, कुछ तो कुछ है ना, कि यू हैव टू डू दिस, मतलब आपको मोटिवेशन में भरना, जैसे भाई करते हैं ना हमारे कि भाई तेरे को करना है, देख ले, फिर फ्यूचर है इसमें, तू अगर कुछ करेगा तो तेरे को देख के जो तेरे से छोटे वाले हैं वो भी आगे करेंगे, है ना। तो वो तो रहता है यार किसी का, जो भी आपके बारे में अच्छा सोचता है वो आपको अच्छी चीज़ें ही बताएगा, आपको आगे मोटिवेट करके आपको पुश ही करेगा। ठीक है, तो भाई अभी जैसे
जितने भी अब अपकमिंग बच्चे हैं, मान लो बहुतों की हो भी सकती है, बहुतों की बन भी जाती है, लड़के लड़के दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मतलब अभी मान लेते हैं कि अभी सेशन चल ही रहा है, अभी फेब में बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो अब जैसे मान लो कि अभी तक किसी का नहीं है या किसी की नहीं है, और दे चूज देयर पार्टनर वाइजली। अगर पढ़े लिखे हैं तो देखो एक मतलब ठीक है, अब क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो चुकी है बहुत सी चीज़ों को लेकर, मेरे को लगता है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम, जिनके पास है या नहीं है, या जिनके पास है भी और चल भी रहा है, ठीक है, जिनके पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, और जिनके पास है उनको क्या नहीं करना चाहिए? तो जिनके पास नहीं है तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि ठीक है तो भाई वेट कर लो। भाई, इसका मतलब ये नहीं कि प्रताप अपनी वाली से परेशान है। ठीक है, इतना सोच गंदा समझ नहीं के है। बोल यार। नहीं, ठीक है, सॉरी। मतलब अगर नहीं है तो भाई सब में बेस्ट है, कर है। लो, अपनी मेहनत करो अच्छी तरह। जब अच्छा पैसा आएगा, है ना, जब आप अपने ऊपर जब खुद पे स्पेंड कर सकते हो आप अपना पैसा, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। मतलब मेरे को है ना? लगता है कि पेरेंट्स को शायद ये डर भी रहता है कि पेरेंट्स दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, दे आर अफेयर्ड ऑफ कि उनको सोशल फोकस लूज कर है ना, फोकस लूज कर देगा, और दूसरी चीज की सोशल जो एक डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ेगा। मेरे को लगता है शायद Definitely. कि उनको लगता है कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, फिर क्यों कहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ एक बार, फिर कुछ भी करते रहना। तो द रीजन इज यू विल हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन यू, nobody would be there to raise hands, raise fingers towards you कि भाई तू ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रही है। Definitely. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। वो एक छोटी सी बात किसी ने कही थी ना कि अगर पड़ोसी के बच्चे भूखे हों तो किसी को नहीं दिखते, लेकिन अगर किसी से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सबको दिखता है, तो 4-5 आंखें हो जाती हैं शायद। तो अगर ऐसे पड़ोसी, ऐसे रिश्तेदार आपके पास भी हैं तो थोड़ा सा बच के रहो। सॉरी रिलेटिव्स, ठीक है। और फिर जिनके पास है ऑलरेडी, तो भाई उनको क्या नहीं करना चाहिए? ये देख लो कि आपको टाइम नहीं देना है इतना ज्यादा। हाँ, मतलब देना है लेकिन इतना नहीं देना है। इतना नहीं देना कि भाई आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगे पड़े हो, हाँ, आपका पूरे शेड्यूल की ऐसी हुई पड़ी है। मतलब दिन का 10 मिनट बहुत है भाई। वाह, बहुत है, बहुत है। क्योंकि यार अगर सही बंदा है आपके साथ, बंदी तो भी हो even सकती है support- भाई। हाँ, बंदा है, बंदी भी बंदी, हो सकती है दोनों, भाई। मतलब है। दोनों ही है, एस्पिरेंट ठीक है, देखो हम बच्चों को बिगाड़ नहीं रहे, लेकिन क्योंकि चीज़ें चेंज हो चुकी है, और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि आप शायद अपने बच्चों को ना समझाओ, आप अपने बच्चों से ओपन ना हो पाओ, मुझे लगता है। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, और आई थिंक आपको अपने बच्चों से बैठ के बात करनी चाहिए, ऐसा कुछ है। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि नई जनरेशन के पास ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के कारण वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, कि वो ज़्यादा जल्दी जो है एक्सप्रेस कर देते हैं चीज़ों को। और मेरे को लगता है कि पेरेंट्स का जो बॉन्ड है बच्चों के साथ, वो एक मूवी है, एक कोई मूवी है, मुझे नाम याद नहीं है, बट उसमें एक रोल था सिमरन और राज का। तो बी फॉर योर डॉटर बी द राज, फॉर योर सन बी द सिमरन, अदरवाइज दे विल लुक आउटसाइड। राज अपनी सिमरन बाहर ढूंढेगा और सिमरन अपनी राज को बाहर ढूंढेगा, ऐसा कुछ है ना, सकता है, प्रोबेबिलिटी है ना, हाँ, probability है। तो भाई फाइनली ये क्वेश्चन जो भी था, जैसा भी था, मुझे लगता है कि आई थिंक वी आंसर्ड वेल, है ना। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ को, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि बातें होनी चाहिए इन सब की चीज़ों के बारे में, क्योंकि कल को यही मेंटल प्रेशर बनता है बच्चों पे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड दे डोंट टॉक अबाउट दिस। और मुझे लगता है कि बात करके किसी चीज़ को डिस्कस कर लेना ज़्यादा बेटर है, कि उसमें भीतर ही भीतर सफोकेट होके ख़त्म होने से अच्छा है। ना तो सक्सेसफुल हो पाओगे, ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर कर पाओगे लाइफ में, है ना। ठीक है भाई, तो फिर अभी इसके बाद मेरे को लगता है कि अभी ठीक है, हमने ये जो वीडियो बनाई है, आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो चुके हैं, जितना भी जो भी था, वी कवर्ड एवरीथिंग, और ऑलमोस्ट जो है कवर्ड हो चुका है, ठीक है। तो फाइनल जो एक चीज़ है वो ये है कि भाई जैसे देखो, एग्ज़ाम की तैयारी, क्या एक ही एग्ज़ाम के ऊपर टिका रहना चाहिए या मल्टीपल एग्ज़ाम्स को देखना चाहिए? देखो, मैं तो कहूँगा जो आपका गोल है, जहाँ पे आपने माइंड सेट करा है, उसकी प्रिपरेशन आपको बढ़िया करनी चाहिए, लगा के मन। अगर उससे रिलेटेड कोई आ रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हो, है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है लगभग, सिलेबस है ना? कॉमन ही होता है। या और आपने कोई हायर लेवल पे अपना गोल सेट किया तो आप पढ़ाई भी उस हिसाब से करोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू क्लियर द लोअर लेवल एग्जाम्स।
जहाँ से अगर आप वहाँ पे करके ज्वाइन भी कर लेते हो तो आप लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही जाओगे। ठीक ठीक। कि अगर आप अपने आप पे पैसा खर्च करिए, अगर जैसे किसी का यूपीएससी गोल हम्म, है ना, अगर वो एक लोअर लेवल जॉब ले भी लेता है हम्म। देन ही विल हैव इनफ मनी कि वो जो कोर्स आते हैं ना सारी आजकल, चीजें, हाँ, हाँ, वो एटलीस्ट वो बेयर कर लाखों में सकते चले जाते हैं, तो उसको वो अपने लिए खरीद सकता है, मम्मी पापा से नहीं करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना होता है, हाँ। यानी कि आपको अपना पहले करियर पाथ सिलेक्ट करना चाहिए और फिर यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स कि भाई मुझे करना है, ये सारी चीज़ें करना है। चलो ठीक है, सो ये थी हमारी वीडियो और आई होप सो कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अभी इसके बाद भी हम वीडियोस लाएंगे और मैं ट्राई करूँगा कि और भी जो बाकी अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं एंड आई विल ट्राई टू टॉक देम कि हाउ डिड दे प्रिपेयर और हाउ डिड दे डू, सारी चीज़ें कैसे करी उन्होंने, क्या क्या हर्डल्स थे उनकी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने उनको बहुत परेशान किया। और आई थिंक यू गॉट योर ऑल द आंसर्स। ठीक है, हमने आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारी चीज़ें पूछी। सो थैंक्स प्रताप फॉर बीइंग हियर। वैसे तो ये फॉर्मेलिटी है मेरे लिए, बट वी आर शूटिंग द वीडियो और बहुत सारी चीज़ें मतलब बाहर जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए, है ना। ठीक है, ऑल्दो तो मतलब ठीक है, हम बचपन से साथ में हैं तो मुझे पता है प्रताप कैसा है क्या है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन भाई, अच्छे से। और एक मैसेज और मैं चाहूँगा कि जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बीइंग एन इंस्पेक्टर आपका क्या मैसेज है कि अगर वो कल को सब इंस्पेक्टर वो भी ठीक है, अभी मतलब यू आर ऑन द जर्नी, है ना, दिस इज नॉट द लास्ट बट द लीस्ट, है ना। तो भाई ये एक मैसेज तुम्हारी तरफ से कि जब कल को वो बनेंगे तो उनको क्या अपने अंदर क्या ऐसी चीज़ें इनकलकेट करनी होंगी, क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए कि वो भी एक अलग पहचान लेके जाए। क्योंकि देखो इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर और बहुत सारे ऑफिसर सब बनते हैं, बट एक नई सोच, एक नया तरीका कैसे हो सकता तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए है। ठीक है, क्योंकि आप जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बहुत काम आती है, ठीक है, हर नॉर्मल लाइफ में भी काम आती है, और जब आप एक लेवल पे होते हो जहाँ आप किसी बंदे को देख के ऑब्जर्व कर लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। और थोड़ा बंदे को लाइक फिट होना चाहिए, जो आजकल थोड़े ज़्यादा इशू हो रहे हैं कि मोटे रह जाते हैं बंदे, तो मेरी बात नहीं कर रहा था। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जाम, या जो डिफेंस मतलब जो मतलब इनका फिट काम तो रहेगा ऐसे जिस टाइप होना का, चाहिए, फिट तो हाँ, होना ही चाहिए। जो इस टाइप के लिए काम रहता है उनको तो फिट होना ही चाहिए, है ना। यू मे बी यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चेज समवन, और है ना यू विल बी इन अ फिजिकल कॉम्बैट और समथिंग, तो आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, है ना। एंड देन बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन, क्विक थिंकिंग होनी चाहिए। और वैसे ये सब तो आपको ट्रेनिंग के टाइम आपके अंदर ड्रिल करी जाती है, लेकिन अगर आप अभी से आदत डाल लें। अभी से आदत डाल लें तो ज़्यादा अच्छा और रहेगा। लड़कियों के लिए स्पेशल क्या मैसेज है कि लड़कियों को जैसे अभी मैं देखता हूँ कि मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया कि भाई देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, या कि जो भी कह लो, कि मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि भाई एक प्रताप नाम का लड़का है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई हमारी बीच में से वही बच्चा है जो सिलेक्शन लेके गया। ठीक है, और शायद वो खुशी डबल हो जाती इफ़ यू वुड बी अ गर्ल, तो ठीक है, बट कोई नहीं, स्टिल। तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स जो अभी 10th 12th में हैं और जिनको SI बनना है या दिल्ली पुलिस में कोई भी एक छोटी सी जॉब, या छोटी तो नहीं कहूँगा मैं, कोई भी जॉब एक्वायर करनी है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, स्पेशली फॉर द गर्ल्स? गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, है ना। मतलब दे आर मोर पावरफुल देन मेन, यू वांट टू से दिस? नॉट फिजिकली बट मेंटली, मेंटली तो आई एग्री, है ना। ठीक। तो लेकिन अचीव यार, तो मैं तो यही कहूँगा जिसमें दिमाग है, जहाँ पे आपको लग रहा है जाना है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, जिसमें दिमाग है, मतलब दिमाग है वैसे दिमाग नहीं, मतलब आपका माइंड किस तरफ है। अच्छा, like, हाँ, ठीक। ऐसे ही डाइवर्जन कि की हाँ, तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव में ज़्यादा बढ़िया है, मतलब डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, हाँ, है ना। डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ना। ठीक है, ठीक। वैसे तो आप अपने बॉडी को फोर्स करके आपका भाई हम इसको अभी सम अप करते हुए मेरे 2 लास्ट छोटे से, एक मतलब क्वेश्चन भी नहीं है, एक छोटा सा मैसेज जो अपकमिंग बच्चे हैं जो अभी एस्पिरेंट्स बनने जा रहे हैं SI के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए स्पेशली SI, क्योंकि देखो इंस्पेक्टर बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम मेरे को लगता है ना। तो क्या मैसेज रहेगा उन बच्चों के लिए? सो लाइक
इट्स अ डूएबल जॉब, आराम से आप अचीव कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको अपने आप को लगाना होगा उस चीज़ में अच्छी तरह, रगड़ डालो, मेहनत करो बहुत अच्छी, क्योंकि जो मेहनत के बाद आपको फल मिलेगा ना, इट विल बी वर्थ इट। ठीक है भाई, एक सेकंड चीज़ और कि जैसे लड़कियां पढ़ती हैं, हमने शुरू से एक चीज़ सुनी है कि मतलब गर्ल्स आर मोर मेच्योर, मोर इंटेलिजेंट देन द बॉयज, है ना। ये बात शायद लड़कियों तक पहुंच नहीं पाती है, जो भी है, बट थ्रू यू लड़कियों के लिए क्या स्पेशल मैसेज है कि मतलब व्हाट डू यू वांट टू से कि भाई हाँ स्पेशली लड़कियों के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। फॉर गर्ल्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स के लिए तो सब में बड़ा सजेशंस तो यही होगा कि चूज़ वाइजली whom you are trusting। ठीक है, ट्रस्ट बहुत मैटर करने वाली चीज़ है। अगर आप सही बंदे को ट्रस्ट नहीं करोगे तो एवरी टाइम वेन एवर यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर पास्ट विल ओवर शेडो योर फ्यूचर। ये नहीं होने देना है कभी भी, अग्री। है ना। और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और हर चीज़ डूएबल है फॉर गर्ल्स ऑल्सो। दे कैन ऑल्सो, लाइक वी हैव सो many girls in India who have represented India on international level, इंटरनेशनल लेवल। they have done so much, they have done so like very very good things, huh? So it is very very achievable, you can get it easily। आप आराम से बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप अच्छे से अचीव करोगे और यू विल अचीव बिग। जस्ट फोकस योरसेल्फ ऑन योर गोल ओनली। चलो ठीक है, फिर दिस वाज आवर छोटी सी टॉक, और वी ट्राइड एवरीथिंग टू गेट अमंग यू गाइस, और आई होप सो कि समझ में आएगा। और आई वांट कि अगर आपके कोई सर्कल में या ऐसा कोई भी बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है तो विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, कोई पेएबल नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए विल ऐड द नंबर। ठीक है, और वैसे भी मेरे ईमेल आईडी लास्ट में है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो for any government exam, for any kind of syllabus, for any kind of query from the exams, from the strategy, कुछ भी। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी बाकी की वीडियोस में, और बहुत जल्द मैं अपनी वर्ड की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एंगेज था अपनी स्टडीज़ में और बहुत सारे फैमिली वर्क्स में, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया था, बट नाउ आई विल कंटिन्यू और मेक द वीडियोज़, और all the things that should upload on this channel will benefit you, so you can subscribe our channel also। So thank you प्रताप once again, और ट्राई करेंगे कि थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।